हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉट एज अ क्विक रिवीजन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम सॉल्ट ए लिया एक्वस सॉल्यूशन में, सॉल्ट बी में एक्वस लिया, तो दो आपको क्या मिलेगा, क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड मिलेगा, है ना। क्रिस्टल एडिशन मिला तो उसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट हमारा, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद डिफरेंस क्या है, आगे डिफरेंस क्या है इन दो कंपाउंडों में। तो डबल सॉल्ट उसे कहते हैं जो तो डबल से ही पता लग रहा है जो आयोनाइज होता है, डबल सिंगल सिंगल में हो जाएगा और आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज इन एक्वस मीडियम, अगर वो आयोनाइज होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी को भी खो देगा। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को भी खो देगा और आयंस के पॉजिटिव टेस्ट, कुछ खोएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट ही हो जाएगा। ये आयनाइज नहीं होता है इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, इसलिए क्या वो पॉजिटिव टेस्ट भी देने नहीं देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डबल सॉल्ट। तो एक होता है हमारा पोटास एलम, पोटास एलम मतलब पोटेशियम और एल्युमिनियम। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। अब मोर्स सॉल्ट, तो फेरस सल्फेट और अमोनिया NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, ये मोर, अमोनिया मतलब मो। ठीक है, और कर्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों बना पाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज और हाई पोलराइजेबिलिटी होती है। और दूसरा क्या है, इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ बैक एंड ऑर्बिटल भी इसके पास बहुत सारे होते हैं, इसलिए भी डी ब्लॉक ही करता है। नो प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, अगर हमने कोई एक कंपाउंड ले लिया जिसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, उसको ले लिया, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हमने कि इसको क्या कहती हैं, इसको क्या कहती हैं ना। ठीक है, तो जो बाहर लिखा होता है उसको कहते हैं हम आयनाइजेशन स्फीयर। जो अंदर का पूरा जो स्फीयर होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर सर। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और एक होता है लाइगेंड। तो लाइगेंड देखो बहुत सारे होंगे, जो एक होता है वही सेंट्रल मेटल एटम होता है। अब बात करते हैं जो एक होता है वही ले सकता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लुईस एसिड, और जो लाइगेंड होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो लुईस बेस होता है। ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर देखो बाहर बैठा मतलब काउंटर कर देगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने लाइगेंड प्रेजेंट हैं। अब बात आती है कि एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेम टाइप के लाइगेंड हैं या डिफरेंट टाइप के लाइगेंड हैं। अगर सेम टाइप के लाइगेंड हैं, ओनली वन टाइप के, तो उसको हम कहेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे CN ही है इसलिए होमोलैप्टिक लाइगेंड हो गया। आगे बात करते हैं हाइड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड, समझे। जैसे ये भी है तो दो दो टाइप के लाइगेंड हो गए, उसको कहेंगे हम हेट्रोलैप्टिक। हेट्रो से मतलब लग रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है लाइगेंड का कि लाइगेंड को कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे अगर एक अरेंजमेंट ये हो सकता है जिसको हम लीनियर कहेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ये जहाँ L लिखी वन नंबर ऑफ लाइगेंड ही है। ठीक है, और ये ट्रायगोनल प्लेनर जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तीन जगह से अप्रोच कर रहा है, इसमें 4 जगह से अप्रोच कर रहा है, एक बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ भी अप्रोच कर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को नहीं ना, बाई एक्सिस को। तो जो डिफरेंट तरीके से होगा उसको हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। अब बात आती है ट्रायगोनल बाई पैरामिडल। तो एक ट्रायगोनल बन जाए, एक ऊपर एक नीचे आ जाए, तो उसको कहेंगे ट्रायगोनल बाई पैरामिडल, जिसका कोऑर्डिनेशन 5 होगा। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा जिसको हम कहेंगे स्क्वायर बाई पैरामिडल। स्क्वायर का मतलब होता है इधर भी और इधर भी, एक ऊपर बाकी सारा, एक बैज और एक बैज में हो एक लेग में हो। अब बात करते हैं डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी में क्या होता है, एक लाइगेंड को पकड़ा
यार तो इलेक्ट्रॉन कितने पेयर डोनेट करता है, वही होती है उसकी डेंसिटी। ठीक है, बहुत सिंपल। इन एनी लाइगेंड इफ देयर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अगर 3 है या 3 से कम है किसी लाइगेंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो उसकी डेंसिटी हमेशा 1 होगी। बस लिख लो, वो उन्हें क्या कहेंगे, मोनोडेंडेंट लाइगेंड। तो क्लासिफिकेशन हम लाइगेंड का देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ चार्ज। तो कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक हो सकता है और हमारा न्यूट्रल हो सकता है। फिर बात करेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब मोनोडेंडेंट हो सकता है, डाईडेंडेंट हो सकता है, पॉलीडेंडेंट हो सकता है, एम्बीडेंडेंट और फ्लेक्सीडेंडेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एनायनिक लाइगेंड। इनका यूज कहाँ होगा, जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे ना कॉम्प्लेक्स की, वहाँ ही इसका यूज होगा और कहीं इसका यूज नहीं है। ठीक है, तो एनायनिक लाइगेंड क्या होता है, अगर आपको ये दिख जाए CO3 2 नेगेटिव तो कार्बोनेट हो, ये दिख जाए सल्फोनेट हो, क्लोरीन नेगेटिव दिख जाए क्लोराइड हो, ये हाइड्रोक्साइड हो NH2 2 तो एमाइड हो, NH2 की पावर 2 नेगेटिव NH2 तो आइमाइड हो, दोनों तरफ है तो एमाइड हो, एक तरफ है तो आइमाइड हो। ठीक है, N3 नेगेटिव है तो एजाइडो, N2 नाइट्रो है ना, नाइट्रो। देखो जो देगा, जो देने वाला होगा ना उसको कहेंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ N दे रहा है, ऊपर है ना नेगेटिव, तो नाइट्रो N हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे लाइगेंड। जैसे OCN हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, साइनाइटो। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, ओशियन, ओसनाटो, वो साइनाइटो। ठीक है, वो साइनाइटो N। एशियन क्या कहेंगे, थायोसाइनाइटो, क्योंकि S आ गया ना, जहाँ भी S आ जाए ऑक्सीजन हटा के तो वहाँ थायो होगा। ठीक है, NCH, देखो यहाँ S दे रहा है तो इसलिए S लिखा, थायोसाइनाइटो यहाँ देखो N दे रहा है इसलिए N लिखा है। ठीक है, और एक्जिलेटो C2O4 2 नेगेटिव ऑक्जिलेटो हो गया, CN नेगेटिव साइनाइडो हो गया, NC नेगेटिव आइसोसाइनाइडो हो गया। ये तो सिंपल है, वो 2 नेगेटिव है तो ऑक्साइडो है, दोनों पर है, पर पे है तो पर ऑक्साइडो, और एक नेगेटिव है 2 ऑक्सीजन है तो सुपर ऑक्साइडो। देख रहे हो, अब कैटायनिक लाइगेंड सिर्फ NO पॉजिटिव, बाकी कोई कैटायनिक है नहीं। अब जो भी बची हैं वो है हमारे न्यूट्रल, जहाँ भी एक्वा दिख जाए पानी होगा, एमाइन हो गया NH3 हो गया एमाइन, कार्बोनिल CO हो गया, नाइट्रोसिल NO हो जाएगा। ठीक है, और फॉस्फीन PH3, और अगर P आ गया तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन हो जाएगा। PH3 तो फॉस्फीन हो ही गया, बस P आने से ट्राई फिनाइल फॉस्फीन हो गया, और PY मतलब पैराडीन हो गया, और EN मतलब इथाइलिन डाइमीन हो गया। ठीक है, और PN मतलब प्रोपाइलिन डाइमीन हो गया। ठीक है, इसकी D2 हो। अब हम बात करेंगे आगे 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 बात करें TN। तो TN है तो ट्राई कुछ होता नहीं इसलिए मिथाइल हो गया, तो ट्राई मिथाइलिन डाइमीन। ठीक है, ठीक है, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। देखो यहाँ जो 2 होगा तो आगे 3 होगा, जैसे ट्राइन है तो ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। समझ गए, 2 है तो 3 आ गया इधर, और 3 है तो 4 आ गया, एक बढ़ के आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग, यानी कि कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा, हमने नाम भी देख लिया, लाइगेंड के नाम होगा, तो अब उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। अगर डब्बा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल होगा, और डब्बा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, डब्बा के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो हो जाएगा हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये नेगेटिव कब आएगा, जब हमारा यहाँ आगे कॉम्प्लेक्स आएगा, आएंगे कॉन्ट्रा एटम आएगा तभी हो सकता है नेगेटिव। अगर इधर है तो इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव पहले आता है इसलिए। ठीक है, आगे बात करेंगे रूल्स की, किसको हम क्या कहेंगे। रूल्स की बात करें, अगर देखो पॉजिटिव को पहले नामकरण करना है। ठीक है, अगर हमारा कैटायन अगर डब्बा पॉजिटिव बन गया तो डब्बा पॉजिटिव बनेगा मतलब काउंटर एटम है ही नहीं, तो हमें उसी का पूरे डब्बा कोऑर्डिनेशन स्पेयर में घुस जाना है, और उसी का मुझे क्या करना है,
उसी का मुझे नामकरण कर देना है। तो नंबर ऑफ़ लाइगेंड पहले गिन लो, फिर उसके हिसाब से बाई ट्राई टेट्रा लगा दो। नेम ऑफ लाइगेंड करो, हम देख ही चुके हैं, जिसको हम जैसे क्लोराइड हो गया, ऑक्सीडेट हो, ऐसे, ठीक है। तो उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कर दो। अगर आपका जो लाइगेंड है और लाइगेंड में भी पहले अगर आपका आ गया बाई ट्राई टेट्रा, तो उसको हम क्या कहेंगे, बिस ट्रिस टेट्रा किस, ठीक है, ऐसे कहेंगे। और सेंट्रल मेटल एटम का जो नेम है उसको लिखना है, और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको भी लिख देना है, ठीक है। ताकि जैसे IUPAC गिवन होगी उससे हम एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, इसलिए ये दे रखा होता है। अगर आयनानिक हमारा कॉम्प्लेक्स है, मतलब काउंटर एटम पहले आ गया, तो उसको हम बाद में सेंट्रल मेटल एटम में ATP लगा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बर्नर थ्योरी में। तो बर्नर थ्योरी में कुछ नहीं है, उन्होंने ये बताया था कि हाउ टू, इसमें कुछ है, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं कि कैसे हम नामकरण करते हैं। देखो ये दे रखा है, ठीक है, ये तो न्यूट्रल है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो न्यूट्रल हो, कैटायनिक हो, एनायनिक, हम तब देखेंगे जब एनायनिक होगा। एनायनिक नहीं है तो सिंपल से काम होगा। फिर देखो यहाँ देखो 2 क्लोराइड हैं तो डाई क्लोराइड हो। देखो ये क्या होता है था, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, देखो 3 पहले से है इसलिए 2 आ गया, तो 2 के लिए बेस हो गया, तो बेस ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ये नामकरण कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली। अब देखो निकल, तो निकल, और हम इसका देखेंगे तो ये तो होगा हमारा न्यूट्रल होता है, और ये होता है हमारा निगेटिव, तो निगेटिव 2 है तो 2 निगेटिव, और ये होगा निकल का, तो निकल का हो गया 2, इसलिए हम कहते थे निकल का एटम जो हमारा ऑक्सीडेशन है स्टेट, उसको भी लिखना पड़ता है। ऐसे हम इसको देखेंगे, तो इसको देखो बाद में लिख देंगे। इसकी मुझे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक। चलो दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हम बात करें सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट ऐसे दे रखा है, तो हमने ऑरेट से समझ लिया 8 लग गया, मतलब ये एनायनिक होगा। एनायनिक ए से मिल रहा एनायनिक, इसलिए एनायनिक आ गया कॉम्प्लेक्स, तो 8 आ गया, और 8 आ गया तो एनायनिक होगा, मतलब ये एनायनिक होगा। और सोडियम देखो पहले आ गया, अगर 8 आएगा तो काउंटर एटम पहले आएगा, ठीक है। यहाँ सोडियम लगा दिया हमने। डाइसाइनाइडो मतलब 2 साइनाइडो हैं, CN2, ठीक है। और ऑरेट मतलब AU, तो AU कर दिया। फिर हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी निकालनी है मुझे, तो ये होता है 2 निगेटिव, तो ऑरेट 2 निगेटिव हो गया। इसको ऑरेट की होती है 1, देखो ऑरेट की 1 दे रखी है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 में से 1 गया 1 हो गया सोडियम की, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम्पल देखनी है। अब हम आगे बात करेंगे बर्नर्स थ्योरी की और BBT की और CFT की। तो बर्नर ने क्या बताया था, सिंपल समझते हैं। तो बर्नर ने ये बताया था कि उन्होंने बताया था नेचर ऑफ द लाइगेंड, उन्होंने नेचर बताया था, और उन्होंने बताया था कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उनकी 2 वैलेंसी होगी। 2 वैलेंसी मतलब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये भाई बर्नर साहब ने बताया था, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स ये भी बताया था उन्होंने, ठीक है, क्या उनका नेचर होगा। अब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में अगर बात करें तो प्राइमरी मतलब पहले कभी होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता था पहले, तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्राइमरी, ठीक है। तो ये प्राइमरी ही घुलता है तो आयनाइजेबल हो सकता है, क्योंकि पहले पोजीशन पर होता है वही घुल जाता है। आयनाइजेबल इसलिए मतलब घुल गया तो डॉट डॉट बना दो, इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डॉट डॉट से तो ज्योमेट्रिक प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, और ये नॉन डायरेक्शनल भी है, क्योंकि यार ये पता नहीं घुल गया तो ये इसके डायरेक्शन भी नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। और ये होता हमारा इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, सेटिस्फाइड हो जाता है न्यूट्रल से भी और एनाइन से भी, और कभी कभार पॉजिटिव से भी, ये सिर्फ होगा एनाइन से भी। ये नॉन एनाइजेबल है, ये इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। पहले निकालो प्लेटिनम और सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया, फिर उसको एक प्लेटिनम को बीच में रख दो, सेंट्रल मेटल एटम को,
और जो भी अदर हैं, जो हमारी सेकेंडरी आई है तो उसने डैश बना दो, ठीक है। और ऐसे हमने बना दिया। अब बात आती है हमारी जो ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया वन प्राइमरी को दिखाते हैं प्राइमरी को हम दिखाते हैं डॉट डॉट से। तो डॉट डॉट देखो कितने 4, तो डॉट डॉट 4 बना दिए, ठीक है। अब लिखनी है टोटल तो हमारे 6 ही हैं, तो 6 इसको करने हैं, जानना मिले उसको डबल कर दो सर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन आता है जैसे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, इसका एक क्वेश्चन हम देखते हैं एमटीजी बुक से, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आता है इसका? तो क्वेश्चन ऐसे आता है, 1 मोल ऑफ ऐसे देर का होगा रिएक्ट विद एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन टू 82 मोल्स ऑफ AgCl, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, ठीक है। तो अगर 2 मोल से बता रहा है, जितने मोल से बताएगा AgCl मतलब उतने मोल से बाहर होंगे, ठीक है। तो देखो Cl2 है, Cl है, Cl3, तो ये इन दोनों में से कोई एक होगा। अभी बता रहा 2 मोल्स, तो Cl2 2 बाहर होने चाहिए, बाकी सब अंदर होने चाहिए। दैट्स इट, दिस इज हमारा आंसर, ठीक। ऐसे निकालना है। यहाँ देखो 2 मोल से पूछा है तो 2 मोल से 2 Cl बाहर रहने चाहिए, बाकी Cl अंदर रहने चाहिए। तो बाकी 5 H2 अंदर होंगे, इसको कैसे लिखेंगे? Cr और H2O5 Cl Cl2 और H2, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। आगे बात करते हैं, अंदर देखो अंदर 6 होनी चाहिए, कैसे भी कर लो, ठीक है, जो बचे बाहर हो जाएगा। अब बात करते हैं BBT के बारे में। तो BBT ने क्या बताया था, मेटल्स क्या करता है बैकेंड ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है और लाइगेंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है, लाइगेंड प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू दीज बैकेंड ऑर्बिटल, ठीक है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी इन्होंने बताई है, ये हाइब्रिडाइजेशन में भी ये हो सकती है। ऑर्बिटल्स अगर इनर ऑर्बिटल से आ रहा है, पेयरिंग डिपेंड ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड, बात सही है। अगर स्ट्रांग होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग इनर ऑर्बिटल, तो उसको कहेंगे हम इनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर आप बात करें, अगर पेयरिंग इनर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग इनर डी ऑर्बिटल, तो उसको इनर डी ऑर्बिटल कहेंगे। कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग आउटर डी ऑर्बिटल, तो उसको कहेंगे आउटर डी ऑर्बिटल। अब बात करेंगे, अब बात ये आती है कि पेयरिंग जो होती है डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। तो हम लाइगेंड की स्ट्रेंथ को ही ना देख लें। अगर सेंट्रल मेटल एटम को चेक करेंगे, अगर वो 3D सीरीज़ का है तो वो पेयरिंग करेगा। 4D 5D का है तो वहीं से कट कर दो, ये पेयरिंग नहीं करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो 3 से ज़्यादा है सेंट्रल मेटल एटम तो पेयरिंग करेगा, और 3 से कम है तो वो स्ट्रॉन्ग देखना पड़ेगा कि लाइगेंड कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो करेगा, वीक लाइगेंड है तो नहीं करेगा। अब बात करते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा। तो बात आती है आई बाहर सनी क्लास से फरार, आई बाहर सनी क्लास से फरार हो, ऑक्सीलेटो और पानी सुनो, EDTA और अमोनिया इन इन कनाडा और कोलंबो, CN और CO। एक दूसरी ट्रिक और है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड को कार्बन डोनर है तो होगा, फिर नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग होगा, फिर पानी होगा, हेलोजन वीक होती हैं। बात करती हैं, आपने लाइगेंड पहचान लिया ना, आपको कुछ करने की नीड ही नहीं है, सब कुछ बता सकते हो, उसका ढांचा बदल सकते हो। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा तो पेयरिंग करेगा, दैट्स इट। पेयरिंग होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। और डायमैग्नेटिक है, पेयरिंग हो गया तो वो कमरे के अंदर चले जाएंगे, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। और अंदर चले गए इसका मतलब डर गए तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वैसे आपको ये दुनिया भर के ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे तब हो पाएगा, दैट्स इट, तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने FeCN6 लिया फॉर नेगेटिव, इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और इसका हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमने देखा कि यार ये स्ट्रॉन्ग है तो वो पेयरिंग होगी, तो हमने पेयरिंग कर दिया। इसमें कुछ बचे तो है नहीं कि
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पैरामैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता, मतलब डायमैग्नेटिक है, देखो पहले लिख चुके हैं। और डायमैग्नेटिक है, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, क्योंकि अंदर भी जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनर भी है, तो ये हम पहले बता चुके हैं। और देखो जो बच गए CN6 ये अंदर जाएंगे, ठीक है, जो बच गए उनमें भरनी है, और इन्हीं से ही आती है हमारी क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो sp3d2 ये उसकी होगी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऐसे निकलती है। अगर 3D सीरीज का है, अगर अमोनिया उसमें है, तो अमोनिया कैसे रिएक्ट करेगी, एज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, ठीक है। और सेंट्रल मेटल एटम अगर ये होंगे तो आयरन से आएंगे, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, अगर ये एलिमेंट हैं सेंट्रल मेटल एटम, अगर अमोनिया भी है तो वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड बन जाएगा, ठीक है। तो पेयरिंग भी हो जाएगी। ध्यान रखना एक्सेप्शन है भाई, देखो कॉपर आ गया मतलब इनमें से है, और अगर इनमें से है तो वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो गया, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, देखा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो गया, इसका मतलब पेयरिंग हो गया। अमोनिया को देखना है बस। लिमिटेशन BBT की लिमिटेशन क्या है, इन्होंने देखो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था नेचर ऑफ लाइगेंड का, लाइगेंड का नेचर नहीं बता पाया था, और उन्होंने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाई, और ज्योमेट्री किसकी नहीं बता पाई, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 है उसकी भी ज्योमेट्री नहीं बता पाई, और उन्होंने एग्जैक्ट कलर भी नहीं बता पाया था, और इन्होंने स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी भी नहीं बता पाई। ये है BBT, बस कुछ नहीं है, पेयरिंग और ना पेयरिंग करने का काम है और कुछ नहीं है। अब बात आती है CFT में क्या होता था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या माना था, इट एज्यूम दैट मेटल और लाइगेंड टू बी अ पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज होगा तो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, लाइगेंड और मेटल सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और यही इनकी बाद में कमी यही बनेंगे जाके, ठीक है। तो 5D ऑर्बिटल्स बात करेंगे, तो 5D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे इसमें, सही बात है। तो ये होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये भी लिख देना है। अब बात करेंगे EG क्या होता है, इवनली जरेट, और T2 ट्रिपली जरेट का मतलब होता है सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो देयर इज नो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो ओवरलैपिंग बिटवीन देम, ठीक है, सही बात है। और लाइगेंड इज एब्सेंट देन ऑल डी ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट, कोई लाइगेंड प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑर्बिटल्स डीजनरेट होंगे, सही बात है। अब देखो दो कंडीशन होती हैं CFC कहाँ होगी, एक ऑक्टाहेड्रल में होगी, एक टेट्राहेड्रल में होगी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में होगी, एक टेट्राहेड्रल में होगी। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में जो 6 लाइगेंड है अप्रोचिंग द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब वो अप्रोच करेंगे तो एनर्जी ऑफ ऑल डी ऑर्बिटल्स इंक्रीज इक्वली होगी। अब बात करेंगे EG और T2G की, तो देखो EG ऊपर होगा जहाँ 3 होगा और T2G होगा, तो T2G ऑर्बिटल्स वैन स्प्लिटिंग अकर्स, और T2G ऑर्बिटल्स फील्स लेस रिपल्सन बाय विच इट्स फील्स लेस एनर्जी डिक्रीज, और EG ऑर्बिटल्स फील्स मोर एनर्जी दैट मीन्स मोर रिपल्सन बाय विच इट हैज मोर एनर्जी इंक्रीजेज एनर्जी। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारा, देखो अगर ऑक्टाहेड्रल है तो इसका जो हाफ होगा वो नीचे होगा, जो बचेगा ऊपर। अब डब्बे से इसकी संख्या आई है, डब्बे से इसकी संख्या आई है, इसका देखो 2 ऊपर है तो इसका डबल नीचे होगा, इसका डबल ऊपर होगा, दैट सेट, ठीक है। तो CFSC इसकी इक्वेशन बन जाएगी -0.4 N T2G NEG, ठीक है। अब बात करेंगे T2G क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, और EG में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड को पहचानना है, वीक लाइगेंड को पहचानना है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ये भी कहीं दे रखी होगी तो पता लगा लेंगे कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, नहीं लिखा होगा यार उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये पेयरिंग ऑफ एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी है जो रिक्वायर्ड करती है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग बनाने के लिए। अगर पेयरिंग से ज़्यादा एनर्जी है तो वो पेयरिंग करेगा मतलब स्ट्रॉन्ग होगा मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा,
अगर पेयरिंग होगा तो वो 3 जाने के बाद तुरंत वहीं से संख्या उसकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर वीक हुआ तो भैया आगे जाएगा, पेयरिंग होगी नहीं और उसकी एनर्जी भी कम होगी पेयरिंग से। ठीक है, तो ये है, ऐसे एग्जाम्पल हम देखेंगे और दैट सेट हम कर लेंगे। अब बात आती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये भी ध्यान रखना है, ई जी ऊपर टू लगाना है, ऊपर ऊपर, ठीक है। जहाँ जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि टेट्रा है या ऑक्टा है तो हम ऑक्टा ही मानेंगे, तब CFT कर देंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ क्या होगा, लाइगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम 4 लाइगेंड, ठीक है, और देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp3, ठीक है, और आफ्टर ओवरलैपिंग एंड इट्स ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। और उसकी क्या हो रही थी, ऑक्टाहेड्रल, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही थी, sp3d2, ठीक है, उसकी ऑक्टाहेड्रल की। और यहाँ क्या होगा, जो Eg होगा, Eg ऑर्बिटल्स Eg ऑर्बिटल्स फील्स less repulsion by which its energy decrease while the other T2G orbitals feels more repulsion as its energy increase, ठीक है, रिपल्सन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखो 2 है तो इसका डबल 0.4 ऊपर होगा, 0.6 नीचे होगा, और नीचे वाला एनर्जी कम है इसलिए निगेटिव आता है। और इसके CFSE की इक्वेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इक्वेशन ये बन जाएगी। और जो इसकी CFSE जो इक्वेशन है वो तो बनी गई जैसे यहाँ हमने बनाई थी उसमें ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, वो भी डाउट हमारा क्लियर हो गया सर, ठीक है। है ना, ये हो गया था NeNt2, ठीक है, स्प्लिटिंग। एक एग्जांपल समझते हैं। देखो जो यहाँ पॉइंट लगा है, पॉइंट पर ही संख्या लिखनी है। कहाँ लिखनी है, पॉइंट पर संख्या लिखनी है, ठीक है, यहाँ पर। उसके केस में भी जैसे Eg होता था, Eg2 ऐसे लिखना है, ठीक है। T2G की पावर में ही हमारा उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग होगी वो लिखी जाएगी। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग CFC। तो यहाँ से तुम्हें देखना है, पहले सेंट्रल मेटल एटम देखो वो किस सीरीज का है। अगर वो 5D का है, 3D का, 4D का है, 3D का, तो ये हमारा CFSE को बताने के लिए ये चलेगा। अगर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज़्यादा है तो उसकी CFSE ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा है। अगर हमारा लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी CFSE ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है। और अगर वहाँ बेसिक नेचर अच्छा है तो इसकी CFSE अच्छी है और तो उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की अच्छी है, ठीक है। तो बात करेंगे एनर्जी जिसकी ज़्यादा है उसकी CFSE कम है, CFSE जिसकी ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम है, उसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो एनर्जी वाला, तो डेल्टा स्क्वायर इधर ऑक्टा ही रहेगा, इधर आपका स्क्वायर है तो 1.3 ऑक्टा हो जाएगा, टेट्रा है तो 4/9 डेल्टा ऑक्टा हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन है जिससे आपको एनर्जी कन्वर्जन भी सीख लिया जा सकता है। CFT का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, अगर आपका कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर इट टेक्स प्लेस डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, इट इम्पार्ट्स द कलर टू द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो having a number of unpaired electron also responsible for the show the color of the complex, ठीक है। अगर if the ligand is not present, that means absent of ligand, then stability is not occur by which complex do not show the color। ligand अगर the ligand approach to the central metal atom, then जो splitting है will be occur, और orbitals absorb energy and emit electron from one orbital to the another। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली होगा CFSE की, तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड की इन्वर्सली हो जाएगा, और एनर्जी जो एब्जॉर्ब्ड है वो डायरेक्ट इन्वर्सली है एनर्जी ऑब्जर्व की, जो ऑब्जर्व करती हैं। और दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगर आपका पार्टिकल है वो वायलेट कलर शो कर रहा है तो उसका जो इमिट करेगा वो अलग कलर से करेगा। देखो B
थोड़ा बढ़ा दिया बी वाई हो गया, आर को उल्टा कर दिया जी हो गया बी ओ। इसको याद रखना है ताकि अगर जो उसकी जस्ट अपोजिट हम लिख सकें। चार्ज ट्रांसफ़र होगा, देखो चार्ज दो तरीके से ट्रांसफ़र होता है, लाइगेंड टू मेटल या मेटल टू लाइगेंड, ठीक है। तो लाइगेंड टू मेटल, मेटल तरफ जाएगा, तो मेटल के पास क्या होना चाहिए, मेटल हैव a higher oxidation state or have empty orbitals, और ligand have empty pi orbitals, तभी होगा मेटल टू ligand चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है। अब बात करते हैं, यही आता है मैग्नेटिक नेचर भी आता है, ठीक है, वो भी हम सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक तो इनकी यही होगी कि मेटल और लाइगेंड को इन्होंने क्या मान लिया, पॉइंट चार्ज मान लिया, और पाई बॉन्डिंग के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, और मेटल को पॉजिटिव मान लिया और कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल मान लिया। ये गलत बातें थी ना। अब बात करते हैं चैरेटिक इफ़ेक्ट की। तो चैरेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है, ये स्टेरिक इंटेंस को कम करता है और लाइगेंड फॉर्मिंग, क्योंकि ये जो लाइगेंड होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, इसलिए उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है कम, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है कम, हो जाता है ज़्यादा स्टेबल, तो EN मोर स्टेबल होता है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब EAN कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अगर सेंट्रल मेटल एटम उसमें कॉम्प्लेक्स से निकालो, उसका आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर देखना है, एटॉमिक नंबर देख लिया, वैसे ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें से माइनस करनी है, और लाइगेंड जितने भी दे रखे हैं उसका डबल कर दो। अगर जो EN आ रही है, अगर वो किसी के नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर उसके इक्वल आ रही है तो सैडविक रूल को फॉलो करेगी, अन्यथा वो करेगी नहीं, ठीक है। अगर आपका जैसे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो डबल आ गया तो क्या करेंगे, पहले एटॉमिक नंबर लिखो, उसका मल्टीप्लाई 2 कर दो, माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो लाइगेंड है उसका डबल कर ही रहे हैं, उसमें 2 और ऐड कर दो। 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेटल 2 हैं, जो आए उसका डिवाइड कर दो 2 से एटॉमिक नंबर, तो फॉलो सेडबर्ग रूल, फॉलो करवाने के लिए, हाँ यही बात है, कैसे सेडबर्ग रूल को फॉलो करेगा, मुझे क्या करना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन करें या रिडक्शन करें। जैसे आपके यहाँ 37 आ गया, 37 आता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता ताकि इलेक्ट्रॉन भाग कम हो जाए। ये ऑक्सीडेशन क्या होता था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो डिसाइड ऐसे होगा, डिसाइड होगा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, तो जो करवाएगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाएगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब 2 लाइगेंड आती हैं, एक होता है एम्बीडेंटेंट लाइगेंड, एक होता है फ्लेक्सीडेंडेंट लाइगेंड। तो एम्बीडेंटेंट लाइगेंड क्या होता है, जिसके 2 साइड्स लाइगेटिंग साइड्स 2 होती हैं, 2 डोनर साइड्स या 2 लाइगेटिंग साइट्स अवेलेबल फॉर डोनेशन, जैसे CN हो गया, साइनाइडो, नाइट्रो, थायोसाइनाइडो, साइनाइटो, ठीक है, जो 2 डोनर साइड है। फ्लेक्सीडेंटेंट है जिसके पास वेरिएबल डेंसिटी है, ठीक है। देखो एम्बीडेंट लाइगेंड क्या होता है, जिसके पास यूनिडेंडेंट लाइगेंड कंटेनिंग मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम्स आर कॉल्ड एम्बीडेंट लाइगेंड। जिसके पास यूनिडेंडेंट होता है लाइगेंड और 2 साइड्स होती हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ठीक है, जैसे NO2 हो गया तो 2 साइड हो गई ना। और चैरेटिंग लाइगेंड क्या होती हैं, बाइडेंडेंट और पॉलीडेंडेंट, ठीक है। पॉलीडेंडेंट लाइगेंड विच कंटेन 2 और मोर डोनर एटम्स, ठीक है, ये होता है। और चैरेटिंग लाइगेंड भाई मोर स्टेबल होता है क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है देन यूनिडेंडेंट और नॉन चैरेटिंग लाइगेंड, ठीक है। यूनिडेंडेंट नॉन चैरेटिंग मतलब ये होता है हमारा एम्बीडेंटेंट, ठीक है। थैंक यू बच्चों।